दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में, जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं 7 अक्टूबर 2022 के एक्सप्लेन्ड सेक्शन को। आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के अप के बारे में, क्यों हुआ ऐसा, क्या रीज़न है इसके पीछे, और कैसे यहाँ पे लोगों को अब अपने लोन्स को और अपनी सेविंग्स को मैनेज करना होगा। ये हमारा पहला आर्टिकल है। दूसरे आर्टिकल में हम लोग देखने वाले हैं सुपर ऐप के बारे में, आखिर ये सुपर ऐप क्या होते हैं, इंडिया में सुपर ऐप का क्या स्कोप है, भारत में आप कह सकते हैं अब तक कोई ऐसी कंपनी है जिसने कुछ ऐसा करा या फिर नहीं करा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जो चाइना पार्टी कांग्रेस है उसके बारे में, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, जो भी उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें हैं वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे एनी एरनॉक्स के बारे में। ओके, उनके नोबेल प्राइज़ के बारे में, किन चीज़ों में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है और किस लिए मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है, काफ़ी कुछ आप लोग को पता लगेगा। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। कोई डाउट अगर होता है आपका तो उससे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं इसको इन डिटेल में। लेकिन मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी में अभी आपके पास चांस है, आप लोग एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज़ वगैरह में। आपके लिए कोर्सेज़ लाइव हैं, साथ ही नोट्स भी आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। 20% ऑफ पे आप लोग जाइए, इसे अवेल कीजिए। और दोस्तों 0% की EMI भी अवेलेबल है, आप लोग इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कोर्स परचेज़ करते वक्त बहुत फ़ायदा आपको होगा। यहाँ पे बार कोड स्कैन करके आप लोग जो भी आपके डाउट वगैरह हैं उसे बहुत आसानी से वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। ओके, देखिए इंटरेस्ट रेट जो है भारत में बढ़ता हुआ जा रहा है। ओके, और जो बोरोवर्स हैं दोस्तों उनको यहाँ पे हायर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही है लोन्स वगैरह के लिए। ये हमें सबसे पहला केस पता चलता है। इंटरेस्ट रेट होता क्या है, मान लीजिए आप लोग बैंक से, ये आपका बैंक हो गया और आपको यहाँ पे पैसा चाहिए। आप गए बैंक के पास, आपने बोला कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। बैंक ने बोला हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, ऑब्वियसली हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं देने में, लेकिन बदले में आपको इस 10 में हमें यहाँ पे 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ओके, इस तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ जो पैसा है वो दिया जाएगा। तो ये जो 2 लाख रुपए का आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट किया गया बैंक के द्वारा आप पर, जो एक्स्ट्रा ये लगाया गया, यही आपका कह सकते हैं इंटरेस्ट रहा आपके लोन अमाउंट पे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, लोन अमाउंट जो है दोस्तों उसको अलग तरीके से दिया जाता है, सबका सिस्टम अलग रहता है, पर मोटे मोटे तौर पे यही चीज़ें चलती आती हैं। देखिए RBI का जो कट आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट है वो 5.15% था फरवरी 2020 के अंदर। जब कोविड-19 हिट होता है दोस्तों तब ये हो जाता है 4% बाय मई 2020। ओके, इंटरेस्ट रेट की बात करूँ मैं तो ये होम लोन जो है वो भी आप कह सकते हैं कम होता है और 6.50% पहुँच जाता है। पहले दोस्तों ये 10% था, अब इतना कम पहुँच गया। ठीक है, जो सेल्स है दोस्तों रेसिडेंशियल यूनिट्स की, ओके, वो बढ़ रही है। और ये मैं बता दूं कि जो फर्स्ट हाफ है 2022 का, ये ट्वाइस हो गई है अगर पिछले सारे कंपैरेटिव करते हैं तब। जो ग्रोथ है ट्रेजेक्ट्री वो मेंटेन करी जा रही है ड्यूरिंग दी जुलाई सितंबर क्वार्टर के अंदर, और कॉन्टीन्यूस राइज हो रहा है दोस्तों होम लोन के EMIs में। एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि ये डिस्टर्ब कर सकता है सेंटीमेंट्स को। देखिए अब ऐसा क्यों हो रहा है या फिर आगे भी क्या ऐसा होगा, तो देखिए RBI ने रेस करा है अपना रिपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू हुआ था दोस्तों उसके हिसाब से जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने आप कह सकते हैं ये इसलिए कराया क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से करना पड़ा। जो सेंट्रल बैंक है दोस्तों वो रिटेन करता है अपना CPI, ओके, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन टू 6.7% फिस्कल ईयर 23 के अंदर। और ये दोस्तों एक डाउनग्रेड रहेगा हमारे रियल GDP ग्रोथ के प्रोजेक्शन को लेके, जो कि 7% रहेगा फ्रॉम 7.2%। एंड जो फिस्कल ईयर 24 रहेगा उसके लिए दोस्तों 6.5% रहने वाला है। CPI जो है दोस्तों वो लाइकली अबव रहने वाला है 6% ज़्यादा फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ फिस्कल ईयर 2023। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एलिवेटेड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन प्रेशर आया है वो हमें अपसाइड देखने में मिलेगा, रिस्क फॉर दी फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन एम्पलीफाई करने वाला है बाय कंटिन्यूइंग एप्रिसिएशन ऑफ दी US डॉलर। आप लोगों को पता है कि US डॉलर का जो एप्रिसिएशन है ये बढ़ता हुआ जा रहा है और जो US का कंपैरेटिवली रुपए है ये कम हो रहा है। अब ये जो आप कह सकते हैं जो हाइक हो रहा है दोस्तों ये कैसे लोन्स और सेविंग्स को लेके इम्पैक्ट करने वाला है। देखिए होम लोन्स का जो रेट है दोस्तों ये राइज कर रहा है नियरली 200 बेसिस पॉइंट ओवर द लास्ट 5 मंथ्स, और जो हायर EMI है या फिर लॉन्गर
आप कह सकते हैं लोन टेन्योर होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन से और दिक्कत आती है। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर और रिडक्शन आता है सेविंग्स फॉर द इंडिविजुअल को लेके। काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि विटनेस कर रहे हैं बैंक्स को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को कि वो अपने जो रेट वगैरह है उसे रेज़ करेंगे अराउंड 190 बेसिस पॉइंट तक। ओके, ये बातें हमें पता लगती हैं। अब बोरोवर्स को किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए लोन्स लेते वक्त, या फिर किस तरीके से आप कहते हैं समझना चाहिए बातों को। पहली बात है, जो बोरोवर है जो लोन ले रहा है उसको एक्सेस करना चाहिए लोन्स को। सबसे कॉमन यहाँ पे मिस्टेक होती है इंडिविजुअल के द्वारा कि वो यहाँ पे अपने जो शेड्यूल है लोन का उसे एक्सेस नहीं करता, उसे समझता ही नहीं है। तो अगर बैंक या फिर एचएफसी जो है वो यहाँ पे रेज़ करती है ईएमआई को, तो आप कह सकते हैं आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने टेन्योर को। दूसरा है कि कैन ब्रेक फिक्स डिपॉजिट एंड पार्शियली पे योर लोन। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। आप लोग अपना जो पैसा है थोड़ा सा ये समझ के कि किस तरीके आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है ये जान के, जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट में पैसा है जहाँ पे आप लोग 5 से 6% इंटरेस्ट रेट कमा रहे हैं, वहाँ से कुछ पैसा निकाल के आपके जो लोन्स वगैरह आपको पे कर देना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत हेल्प होगी और आप लोग का जो लोन वगैरह है इसमें दिक्कत भी कम आएगी। इंक्रीज़ करा जाए आप कह सकते हैं ईएमआई समवॉट। देखिए, अगर आप लोग कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं टेन्योर को, वो एक काफ़ी एनसीएस रहेगा। तो क्यों ना आप कह सकते हैं अपने ईएमआई का कुछ पार्ट इंक्रीज़ कर दें। मान लीजिए आप लोग 20,000 रुपये अब तक ईएमआई देते आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या करा कि इस बात को ध्यान रखते हुए आपने 20 से 22 कर दिया। ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा करने वाला है आपके लोन्स अमाउंट को जल्दी पे करने के लिए, और ये आपको ओवरऑल जो है पैसा बचा ही रहा होगा। ओके, ये बातें पता लगती हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग पैसा बढ़ा सकते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी और आप लोग इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं अपने लोन्स वगैरह को। ओके, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आई होप कि किस तरीके से जो लोन्स वगैरह ये चलते हैं। फाइनेंस दोस्तों काफ़ी बड़ी चीज़ है और जो मनी की बात है इससे हमें काफ़ी कुछ समझ में भी आता है डेली लाइफ में भी। ओके, तो ये थी बातें। चलिए अगला आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि सुपर ऐप को लेके। देखिए, एलॉन मस्क बिलियनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के। इनका अभी दोबारा से प्लान आया कि ये कहीं ना कहीं बाय करेंगे ट्विटर को, और ये दोबारा से आप कह सकते हैं ये उसी खेल में वापस आ गए। अब की बार जो इन्होंने बात बताई है ये इसलिए नहीं बताई है कि कोई नोवेल के लिए, पर इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जैसे सुपर ऐप है वीचैट वगैरह एशिया के बाहर, वैसा कुछ यहाँ पे ये काम करने वाले हैं। क्या होते हैं सुपर ऐप? सुपर ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि डेवलप किया जाता है बाय कंपनी, जिससे कि वो वेरियस सर्विसेज देते हैं एक अम्ब्रेला में। मतलब कि एक ही आप कह सकते हैं ऐप के अंदर सब कुछ मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक ऐप है, ओके, ये ऐप का नाम है आपका, इसके अंदर आप लोग पेमेंट भी कर पा रहे हैं, शॉपिंग भी कर पा रहे हैं, इसके अंदर आप लोग एजुकेशन का भी है, न्यूज़ भी आपको मिल जा रही है, ओके, फाइनेंस के बारे में आपको पता लग रहा है, फूड के बारे में पता लग रहा है। तो एक ऐप के अंदर सब कुछ आपका हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि एक सुपर ऐप है ये। फिजिकल वर्ल्ड कंपैरिजन बताऊं तो जैसे मॉल हो गया, एक मॉल में जाने के बाद आपको सब कुछ मिल जाता है, ओके, उस तरीके से ये है। अब कौन इन्हें बनाता है? देखिए, कंपनीज जो भी यहाँ पे बना रही है अपने प्रोडक्ट को, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंसोलिडेट करती है सभी प्रोडक्ट्स को एक सुपर ऐप के अंदर। जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार मर्ज हुआ था चाइना में, साउथ ईस्ट में, और आपके चाइना में, साउथ ईस्ट जो एशिया है वहाँ पे, और चाइना में, जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह में, जहाँ पे इंटरनेट कंपनी जैसे कि वीचैट, ग्रैब, इन्होंने कस्टमर ट्रैफिक को लेने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया था। पहले दोस्तों आपको बता दूं मैं कि ये जो प्लेटफॉर्म आए थे ये सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन की नीड की वजह से ही आए थे। वेस्ट एशिया के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे डिफरेंट अप्रोचेस रखे गए हैं। ट्रेडिशनल जो बिज़नेस है दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेट्स का, जैसे कि रियल एस्टेट फर्म्स हो गए, वो सब की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है शॉपिंग मॉल्स में, ग्रॉसरी, एंटरटेनमेंट, डिजिटल एसेट वगैरह, ये सब इसके अंदर होता है। ये जो बिज़नेस है दोस्तों ये काफ़ी हाई कस्टमर फुटफॉल का है और यहाँ पे आपको हाई रिपीट परचेज भी देखने को मिलती है। ये दोनों ही, चाहे क्रिटिकल पैरामीटर्स हों सुपर ऐप्स की ग्रोथ के, वो काफ़ी हैं। जैसे कि टाटा न्यू हो गया आपका, ये भी आपका सुपर ऐप है इंडिया में, भारत देश के अंदर, और ये इसी साल लॉन्च हुआ था। ओके, मैंने पूरी वीडियो भी इस पर कवर करी है टाटा न्यू के बारे में, क्या है ये ऐप और कैसे ये मदद करने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब देखिए इंडियन कंपनीज़ के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो जो कंट्री है ये सुपर ऐप की रेडी है। हमारे पास लार्ज बेस है पॉपुलेशन का, आप कह सकते हैं स्मार्टफोन के साथ डेस्कटॉप यूज़ करने वाला नहीं होना चाहिए इकोसिस्टम, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो इंडिया के पास आप कह सकते हैं ये चीज़ ज़रूरी है कि इंडिया को अगर ऐसा करना है तो एक ऐसा पॉपुलेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह यूज़ कर रही है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि एक्सपीरियंस करते हैं इंटरनेट को पहली बार अपने मोबाइल फ़ोन में। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, जो इंक्रीज्ड रेवेन्यू यूटिलाइजेशन वो कंसोलिडेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं सर्विसेज को, जैसे कि
कोई भी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी तो वहाँ पे लार्ज स्वैथ होगी कंज्यूमर्स डेटा की, जो कि हार्नेस कर रही होगी कि हम लोग ज़्यादा उसके बारे में पढ़ें। अपार्ट फ्रॉम टाटा नियो, रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे अपना जियो अम्ब्रेला जो है उसे भी लाया था, जिसके अंदर शॉपिंग, कंटेंट स्ट्रीमिंग, ग्रॉसरीज वगैरह थी। सेम दोस्तों आपका पेटीएम भी है। पेटीएम के अंदर आपकी कुछ सर्विसेज आती हैं, जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स हो गया, आपकी टिकट बुकिंग, गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ये सब होती है। और जो फ्लिपकार्ट का ग्रुप है आप कह सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, वो भी ऐसा ही काम करता है। तो इंडिया के पास दोस्तों कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं ऐप है जो कि इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पर कंसर्न क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट जो है इसका कॉन्ग्लोमेरेट का, वो यहाँ पे है कि कस्टमर को हम लोग किसी एक ही सिस्टम में रखेंगे, तो मोनोपोली यहाँ से डेवलप हो सकती है कि आप लोग एक ही ऐप यूज़ कर रहे होंगे तो आपको सब कुछ उसका ही चाहिए होगा। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि प्राइवेसी से रिलेटेड। सुपर ऐप के अंदर दोस्तों ऑन बोर्ड थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि आखिर क्यों यहाँ पे बड़ी कंट्री जैसे कि यूएस, यूके वगैरह जो है वो इसे क्यों नहीं चुन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है कस्टमर्स का उसका खतरा बढ़ता जाता है, क्योंकि एक ही ऐप के अंदर कई सारे ऐप आते हैं तो वो डेटा शेयरिंग सबसे करनी होती है, तो ये सब एक खतरा रह सकते हैं, आता है, और ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। आई होप कि आपको सुपर ऐप से पता लगा होगा कैसे ही सुपर ऐप जो है वो काम कर रहा है। अगला आर्टिकल है दोस्तों आई ऑन चाइना पार्टी कांग्रेस से रिलेटेड। देखिए CCP मतलब कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का 20th नेशनल कांग्रेस चालू हो गया अक्टूबर 16 से, और एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि एक्सटेंड करेगा सी का पैरामाउंट लीडरशिप को चाइना के अंदर। ओके, वही दोस्तों तीसरी बार यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोग को, जो सी हैं ये बन चुके हैं आप कह सकते हैं दोबारा से ही लीडर, और 20th कांग्रेस जो है दोस्तों एंडोर्स कर रहा होगा एक अनप्रेसिडेंट थर्ड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो कि लीडर रहे हैं आप कह सकते हैं अब तक के, और ये काफ़ी एग्रेसिव और मस्कुलर ट्रस्ट रहे हैं पहले भी। ओके, साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 16 अक्टूबर से जो बीजिंग है इसने आप कह सकते हैं दोबारा कर दिया अपना चालू 20th नेशनल कांग्रेस की टर्नियर को, और ये काफ़ी बड़ी बात है। ओके, देखिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो सी हैं ये शॉर्ट करता है इंक्रीज बीजिंग ग्लोबल रीच थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे कि काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है। ये काफ़ी आप कह सकते हैं मैसिव और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर करंटली ये स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्राइसिस आए यहाँ पे, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ श्रीलंका वगैरह में, इसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो हमें देखने को मिली हैं। ओके, एक और बार दोस्तों बता दूं आपको, जो सी हैं ये क्रैकडाउन करते हैं अपने आप के करप्शन को इन द CCP, और इंट्रोड्यूस करेंगे काफ़ी सारे नए बॉडीज़ को पार्टी के अंदर, जो कि कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे मोर पावर उनके हाथों में। और कई सारे ऑल लीडर्स हैं चाइना की जो कि एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं माओ जीडोंग जो हैं, उनके बाद से आप कह सकते हैं ये काम कर रहे हैं। लगभग दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि इनकी लीडरशिप जो है वो अप्रूव करती है अलग अलग 5 सालों में बेसिकली। और एक और बात दोस्तों कि इनके कंप्लीशन के बाद, जब ऐसे ही इनका जो एक्सटेंड कंप्लीट होगा इससे एक्सटेंड कर दिया गया, और अब तक मैं बता दूं आप लोग को कि सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं पावर में रहने वाले लगभग 33 साल तक ही पावर में रहे हैं। जो पोस्ट यहाँ पे चेयरमैन है वो आप कह सकते हैं माओ, उनको हेल्ड करा गया अबॉलिश कर सके 1976 के बाद, अभी ये हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं वो मोस्ट पावरफुल हैं विद इन CCP एज वेल एज यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट। अब ये आप कह सकते हैं किसके हाथों में, जियांग जिमिन के हाथों में, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं 1989 से लेकर 2002 तक, और इन्होंने इस प्रेसिडेंट वाला जो चार्ज ऐसे लिया 1993 में। ओके, आई होप कि आपको पता लगा होगा। इसके बाद से दोस्तों मैं बता दूं कि जो पूरा आर्टिकल है ये पूरे क्या तरीका उन्होंने करा, किस तरीके से करा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। आपका मन है पढ़ने का, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। पर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, मैंने राइट साइड में लिख रखे हैं। जैसे कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है दोस्तों, इसे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं, ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट है दोस्तों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 1949 के अंदर, वो CCP के आप कह सकते हैं सोल कंट्रोल में रही है पूरी कंट्री की गवर्नमेंट। ये काफ़ी बड़ी बात है कि 1949 से वो सिर्फ और सिर्फ इसी कह सकते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में ही है। जो CCP है दोस्तों इसे फाउंड करा गया था एज द बोथ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन 1921 बाय द रिवोल्यूशनरीज सच एज ली डेंजुआ और चीन डूक्सियो जो है उनके द्वारा। जो माओ है दोस्तों इन्होंने अचीव करा लीडरशिप पोजीशन इन दी CCP, और ये रहते दोस्तों अपनी डेथ तक 1976 तक ये रहते जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर्स आते हैं जिन्होंने सपोर्ट करा था इन्हें, जैसे कि जुआ एनलाई हो गया, जुआ डी हो गया, ये सब। विद मोर देन 85 मिलियन मेंबर्स। ओके, CCP जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज होती है दुनिया भर की, और ये दोस्तों मोनोलिथिक मोनोपोलिस्टिक पार्टी है जो कि डोमिनेट करती है पॉलिटिकल लाइफ को चाइना के अंदर। जो मेजर यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग है बॉडी चाइना में, और साथ साथ जो आप कह सकते हैं सेंट्रल प्रोविजनल लोकल ऑर्गन्स हैं दोस्तों गवर्नमेंट के, वो अपनी पॉलिसीज़ को कैरी आउट करते हैं। यही छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपको पता होने चाहिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये मदद कर रहे होंगे कि आप लोग अपने आंसर राइटिंग में इन चीज़ों को लिख सकते हैं।
आई होप कि आपको पता लगा हो बेसिकली। ओके, और ये काफ़ी बड़ी बात है, आप कह सकते हैं कि चाइना के लिए दोबारा से ही एक ही वही लीडर बना, और अब हमें आगे देखने मिलेगा कि आखिर किस तरीके से ये लीडर काम करने वाला है, कैसे कोविड से लड़ेगा, कोई अगला कोविड लेके आएगा, जो भी बातें हैं वो हमें आगे पता लगती आएंगी। ओके, ये था पूरी इस आर्टिकल में। अगला आर्टिकल आता है दोस्तों हमारा एनी एरनॉक्स के बारे में, जिन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी हैं ये, और 82 साल की हैं। और एक और बात दोस्तों मैं बता दूं कि बेसिकली ये आप कह सकते हैं राइटर हैं, और जो ये लिखती हैं वो क्लास पे, जेंडर इनइक्वालिटी पे, वुमेन स्ट्रगल पे, शेम पे, ट्रायम्स पे, कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं रिग्रेस माइनिंग, उनकी खुद की ज़िंदगी के जो हैं उनके बारे में ये लिखती रहती हैं। ओके, ये दोस्तों मैं बता दूँ कि मेमोरिस्ट हैं, पर्सनल, पॉलिटिकल और यूनिवर्सल, इनके बारे में देखिए। इन हैपनिंग 2000 ट्रांसलेट करी गई दोस्तों इंग्लिश में बाय टैनिया लेस्ले। फ्रेंच राइटर हैं एनी नेरोक्स, और मैं बता दूं आप लोग को ये फ्रेंच में ही लिखती हैं, फिर इन्हें इनका जो भी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में। देखिए मैं बताऊँ आपको कि उन्होंने लिखा कि मे बी द ट्रू पर्पज़ ऑफ माई लाइफ इज़ फॉर माई बॉडी, माई सेंसेशन एंड माई थाट्स टू बिकम राइटिंग। In other words, something intelligible and universal causing my existence to merge into the lives and heads of other people। काफ़ी बढ़िया मैं बताऊँ इनकी बात रही है, काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने फेस करी है बचपन से लेके। ओके, जैसे मैं बता दूँ आप लोग को कि पेरेंट्स जो थे उनकी खुद की इनकी ग्रॉसरी थी बेसिकली, उस पर काम करते थे। फिर मैं बता दूँ आप लोग को कि कॉलेज टाइम में इन्होंने लिखना चालू करा और काफ़ी सारे रिजेक्शन इन्हें मिले, तो काफ़ी एक आपके इनकी स्टोरी रही स्ट्रगल वाली, उसके बाद से ही आप कह सकते हैं इनका नाम इतना हुआ है। देखिए अपनी बुक में यहाँ बता दूँ मैं आपको, जो एरनॉक्स हैं रिकॉल करती हैं ट्रॉमा ऑफ, जो इनका आप कह सकते हैं अबॉर्शन चल रहा था फ्रांस में 1963 के अंदर, उसके बारे में। उस टाइम पे वो लीगलाइज़ नहीं हुआ था दोस्तों, तो अभी यहाँ पे लीगलाइज़ हो गया फ्रांस में बेसिकली अबॉर्शन, पर पहले नहीं था। तो उस टाइम पे 23 साल की थी, सिंगल, टेरिफाइड, काफ़ी हॉरर इनकी यहाँ पे दिक्कत रही। ओके, और जो एरनॉक्स हैं 82 साल की अब हो गई हैं बेसिकली, वहीं पे उन्होंने लिखा है। और इस बार मैं बता दूं आप लोगों को कि विनर हैं इस साल की नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के। ओके, एरनॉक्स जो है दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी बड़ी इनकी जर्नी रही, और वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरली अवार्ड मिला है उन्हें, और ये मात्र कह सकते हैं 17 वुमेंस को मिला है जिन्हें आप कह सकते हैं ये अवार्ड मिल रहा है प्राइज़। जब से ये आया है 1901 के बाद यहाँ पे मात्र 17 आप कह सकते हैं वुमेन को ही ये मिला है। इनके अलावा दोस्तों मैं बता दूं काफ़ी सारी जो अलग वुमेन, जैसे कि ल्यूस गलक होगी 2020 की, ओगला तोकरजुक होगी 2018 की, और यहाँ पे जो आपकी स्वेतलाना होगी 2015 की, इन्हें यहाँ पे ये अवार्ड मिला है बेसिकली। अगर इनका लिटरेचर करियर के बारे में बताऊँ मैं आपको कि ये सेलिब्रेट कर रही हैं राइटर इन फ्रांस। एरनॉक्स दोस्तों ओनली आप कह सकते हैं ऐसी रही जिन्हों की डिस्कवर करी गई बाय इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड वाइड अराइवल फॉर हर बुक्स, जो कि ट्रांसलेट होती हैं। 2019 में जो उनकी बुक थी द ईयर्स, उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी, जहाँ पे उन्होंने स्पॉट करा था स्पैनिंग टाइम फ्रॉम हर बर्थ इन 1940 से लेके 2007 तक। वो शॉर्टलिस्ट होती है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। इन्हें प्रिक्स रेनोडॉट फ्रांस में मिला 2008 के अंदर, और प्रीमियो स्ट्रिगला जो है इटली में मिला 2016 में। ओके, काफ़ी बड़ी आप कह सकते हैं इनकी स्ट्रगल रही, काफ़ी सारे रिजेक्शन मेरे। पहली बुक जो थी उनकी क्लीन्ड आउट को इवेंचुअली यहाँ पे पब्लिश करा गया 1974 के अंदर, जब वो यहाँ पे 34 ईयर्स की थी। उस टाइम पे स्टक होती हैं डिफ़िकल्ट मैरिज के अंदर, वर्क कर रही हैं फ्रेंच टीचर में। ओके, और पब्लिश कर रही हैं 20 मोर बुक्स को उन्होंने पब्लिश करा बेसिकली अपने यहाँ पे। पहले आप कह सकते हैं 3 थिनली वेल्ड ऑटोबायोग्राफी नोवेल्स, जैसे कि क्लीन आउट, डू व्हाट दे से और एल्स 1977 में, दी ट्रोजन वुमेन 1981 में, और एरनॉक्स दोस्तों फोकस करनी है आप कह सकते हैं मीमोर्स में विद द मैन प्लेस 1983 के अंदर। कुछ यहाँ पे इनकी मोस्ट वेल नोन वर्क्स हैं, जैसे कि आपके वुमेंस स्टोरी होगी 1987 की, सिंपल पैशन होगी, गर्ल्स स्टोरी होगी, ये सब। देखिए दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि इनकी जो थी वुमेन स्टोरी वाली, एरनॉक्स लिखती हैं आई एम ओनली द आर्किविस्ट। ओके, साथ ही दोस्तों इन्होंने यहाँ पे 6 डिकेड तक स्पैन करा इस चीज़ों को। एरनॉक्स दोस्तों यहाँ पे क्रॉनिकल आप कह सकते हैं रही, ना ही केवल अपने जनरल एक्सपीरियंस को लेके, पर साथ साथ जो भी इन्होंने यहाँ देखा, जो सीखा अपने पेरेंट्स की जनरेशन से, उनके बारे में भी यही लिखती रहे। डिस्पाइट द डेप्थ ऑफ हर थीम, जो एरनॉक्स हैं ये काफ़ी सिंपल और स्ट्रिप डाउन प्रोज में लिखती हैं। जो यहाँ पे इंटेंट होता है, पर्पज़ वो रहता है कि किस तरीके से जो एक्सपीरियंस है इसे अच्छा कर सकें, जो पढ़ने वाला है उसको कैसे समझ में आ रही हैं बातें। ओके, एक और बात दोस्तों, जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी वो काफ़ी अलग है। वो काफ़ी स्टैटिक या फिर कांस्टेंट चीज़ों में नहीं लिखती हैं, पर कहीं ना कहीं जो रीडिंग है उसको चेंज करती हुई आ रही हैं रिकलेक्शन रिवीजन के साथ। एज अ मेमोरीज दोस्तों मैं बताऊं, जो एरनॉक्स हैं ये आप कह सकते हैं फॉर एवर कहीं ना कहीं अपने रीडर्स को अवेयर करवाती रहेगी फॉलिबिलिटी के बारे में उनके खुद की मेमोरी से। ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों एक आप कह सकते हैं राइटर के लिए, जो कि इतना कुछ कर रही हैं बेसिकली। ओके,
तो दोस्तों ये थी हमारी एनी एरनॉक्स, काफ़ी बढ़िया है। अब की बार दोस्तों इन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान भी रखनी है। कोई अगर आपका डाउट है अब भी तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए आज की वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।